देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने बोला था दो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। एक है कि पीवी रेशियो का पढ़ा, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने आई थिंक ये वाला पढ़ा था, बीईपी, ब्रेक इवन का पढ़ा था। देख लेते एक बार, हाँ ब्रेक इवन वाला पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेक इवन कौन कौन से कंडीशन में हो सकता है वो हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट इस पे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ब्रेक इवन वाला थोड़ा और बाकी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला फॉर्मूले में जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट। कैश फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट जो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कैश जो है कर रहे हैं। जैसे कि नॉन कैश में डिप्रिसिएशन, जैसे डिप्रिसिएशन तो एक फिक्स्ड खर्चा है ना। फिक्स्ड खर्चे का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा सोचने का कोई रीजन नहीं है कि भाई अगर हम डब्ल्यूडीवी लगाएंगे तो मेरा अमाउंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फिक्स्ड का मतलब होता है कि वो आउटपुट चेंज होने पे चेंज होगा कि नहीं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स। तो देखो हम लोग अगर सोच रहे हैं कि हमारी मशीन पे डिप्रिसिएशन 10% करके लगाएंगे, चाहे वो कोई भी मेथड क्यों ना हो, तो आउटपुट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मशीन में प्रोडक्शन बंद भी रहेगा तो भी उसमें क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएशन चार्ज होते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जिसका आउटपुट चेंज होने पे कोई चेंज नहीं होता है वही यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट माना जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नो एक्चुअल कैश फ्लो, जैसे कि डिप्रिशिएशन, और यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल कैश आउटफ्लो। यहाँ पर क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है, जैसे यहाँ पर कैश फॉर्म में नहीं होता है तो कैश आउटफ्लो नहीं होता है। जैसे कि रेंट, सैलरी, ठीक है। तो अगर हम हमारा फैक्ट्री रेंटेड प्रीमाइसेस पे है, तो रेंट तो हमें देना ही पड़ेगा चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट है। सैलरी हमें अकाउंटेंट को देना ही पड़ेगा चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, जो बात हुआ है वही, ठीक है। बिजनेस बंद हो गया वो बात अलग है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई मेरा बिजनेस बंद हो गया तो क्या मुझे रेंट देना पड़ेगा, तो नहीं देना पड़ेगा। अगर हम लोग रेंट के जगह पे नहीं रहेंगे तो क्यों रेंट देंगे, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रेंट का क्या होता है ना, एग्रीमेंट बेसिस पे होता है। तो जब तक एग्रीमेंट खत्म नहीं होता है, ठीक है, तब तक रेंट देते जाना पड़ता है, वो अलग बात हो गया। बट यहाँ पर हमें बस फिक्स्ड का मतलब दिमाग में ये रखना है कि भाई आउटपुट के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेरिएबल हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो वो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बेसिस पे पढ़ने वाले हैं कैश बीईपी। जैसे लास्ट क्लास में ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था, तो अब हम लोग कैश बीईपी पढ़ेंगे। कैश बीईपी इन यूनिट और इन वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। कैश बीईपी यूनिट में कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो अगर बीपी का फॉर्मूला देखोगे तो बीपी का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लास्ट क्लास समझाया था कि मेरे पास कितना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे आ रहा है, क्योंकि मुझे उसी कंट्रीब्यूशन से हर एक यूनिट पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसी कंट्रीब्यूशन का यूज करना है फिक्स्ड कॉस्ट को पे ऑफ करने के लिए। तो अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट सपोज की 10,000 और मेरा एक यूनिट बेच के कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज आ रहा है, तो मुझे कम से कम 1,000 यूनिट बेचना पड़ेगा। तो 1,000 × 10 10,000 होगा, तब जाके हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने का मतलब ही बीपी में पहुंच गए। उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ बचेगा तो बिजनेस प्रॉफिट में रन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर कैश बीपी इन वैल्यू, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो।
तो ये हम लोग का बीपी इन वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने जो है नॉर्मल बीपी में पढ़ा था, ठीक है, कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब यहाँ पर बस कैश वाला आइटम लेना है। अगर हमारे पास कैश नॉन कैश दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, कैश चूज कर लेना है अगर क्वेश्चन हमें कैश बीपी निकालने के लिए बोलेगा। बाकी फॉर्मूला सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस फिक्स्ड कॉस्ट का कैश पोर्शन लेना है, नॉन कैश पोर्शन हटा देना है अगर क्वेश्चन हमें कैश बीईपी निकालने के लिए बोले तो बीईपी का मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये देखो बीईपी का मतलब ये हम लोग का हो गया जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अगर हम लोग जीरो को पार करके इधर आ रहे हैं तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट, और अगर इधर इधर है तो ये देखो टाइमलाइन का नेगेटिव होता है तो ये हम लोग का हो गया लॉस, ठीक है। और ये बीपी का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। बीपी में पहुंचने के पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में ही रहता है, पहले सबका नेगेटिव फिगर आता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में अपना लॉस में ही रहता है। क्यों, देखो नॉर्मल सा बात है, पहले बेच के हम लोग वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लेंगे ऐसा सोचना गलत है, ठीक है। धीरे धीरे रिकवरी होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले वेरिएबल रिकवरी हो जाता है, फिर धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट हो, और जब फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, आफ्टर दैट प्रॉफिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिफोर रीचिंग बीपी एनी कंपनी इनकर्स लॉसेस, और आफ्टर रीचिंग बीपी एनी कंपनी इनकर्स, सॉरी एनी कंपनी ऐसे लिखो, स्टार्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो बीपी में पहुंचने के पहले सभी कंपनी का लॉस होता है, और बीपी पहुंचने के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करना कंपनी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगर हमारा मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो फिर मल्टी प्रोडक्ट बीपी होता है। तो मल्टी प्रोडक्ट बीपी या फिर उससे हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पोजिट बीपी। तो कॉम्पोजिट बीपी का फॉर्मूला क्या होता है वो दिखा देते हैं। कॉम्पोजिट बीपी का कंसेप्ट तब आएगा अगर हम लोग का मोर देन वन प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर वही ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट ही आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना ही हमारा बीपी निकालना होता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ शायद हमारे एग्जाम्पल है, ठीक है, जब एग्जाम्पल आएगा आएगा, हम तब तक अपना एक एग्जाम्पल कर देते हैं। इसको मल्टी प्रोडक्ट या कॉम्पोजिट बीपी बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग दो प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो सेल्स जो है यूनिट में दिया हुआ है 4, 3, और टोटल सेल्स इन यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सपोज कि ये भी हमें दिया हुआ है 40 और 30, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 6,16,000। तो कॉम्पोजिट बीईपी का फॉर्मूला है टोटल
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला है, ठीक है, अभी लिख पाया। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग यूज इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कंपोजिट कंट्रीब्यूशन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, ये पोर्शन अगर देखा जाए तो ये गिवन होगा नॉर्मली क्वेश्चन में, और अगर नहीं भी होगा तो कुछ अगर दिया हुआ रहेगा तो मैं ऐड वेड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट नॉर्मली ये हम लोग को ऑलवेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ ही है 6,16,000। ठीक है, अब यहाँ पर कंपोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब ए और बी दोनों के कंट्रीब्यूशन को कंबाइन करना है, कंपोजिट का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो देखो प्रोडक्ट ए टोटल 7 यूनिट बनता है, और उस अगर टोटल सेल 7 यूनिट है, उसमें प्रोडक्ट ए का जो सेल क्वांटिटी है वो है 4 यूनिट, ठीक है। तो 4 मतलब टोटल 7 यूनिट में अगर 4 है, ठीक है, तो 1 में कितना हो जाएगा, 4/7, ये मेरा सेल्स रेशियो हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 4:3 का मतलब कितना, 4/7 और 3/7 सेल्स रेशियो, ठीक है। अब इसमें हमें कंट्रीब्यूशन ढूंढना है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो दे दिया है 40 और 30 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 1 यूनिट बेच के 40 यूनिट कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो फिर कितना कंट्रीब्यूशन ए प्रोडक्ट से मिलता है, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो रेशियो, सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/7 × 40, और यहाँ पर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट बी 3/7 × 30। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखो, हम बता देते हैं कि 40 जो है, देखो 40 अगर मेरा 1 यूनिट सेल होता है तो कंट्रीब्यूशन मेरा 40 है, और मेरा टोटल सेल है 7, और ए आउट ऑफ दैट ए का सेल है 4। तो मतलब देखो अगर चार, ये 4 यूनिट हो गया, ठीक है। तो मुझे ये क्या है, ये 1 यूनिट का है, ये सेल क्वांटिटी 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट का अगर कंट्रीब्यूशन 40 है तो 4 यूनिट का क्या होगा, इस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 40 है, ठीक है, तो 4 यूनिट का कंट्रीब्यूशन के कैसे निकालेंगे, तो वो रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें कंबाइनली करना है। देखो टोटल 7 यूनिट जो है प्रोडक्शन होता है, आउट ऑफ 7 यूनिट जो है 4 यूनिट ए का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आउट ऑफ 1 यूनिट ए का कितना है, ए का क्वांटिटी है 4/7। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 40 हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ए का कितना आ जाएगा, इस तरीके से करना होता है। तो ये देख लेते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके। 4/7 × 40 देख लेते हैं कितना आएगा। 4/7 × 40, तो 22.86, और ये आ जाएगा 3/7 × 30, 12.86। तो दोनों को ऐड करने से पता चलेगा कितना हो। गुड मॉर्निंग मोदी जी। गुड मॉर्निंग मैम। 12.86 प्लस 22.86, तो 35.72। तो ये आ गया मेरा कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन। तो कॉम्पोजिट बीईपी क्या निकल जाएगा, ये डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन 35.72। ये आ रहा है 17,245। तो ये कंबाइन बीपी आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ए और बी का अलग से अगर बीपी निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बीपी फॉर ए
बीईपी फॉर बी। तो सेम वही रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल बीईपी कितना आया, 17:45, ठीक है। तो इतने क्वांटिटी में ए का कितना होगा, जितना रेशियो में ए प्रोडक्शन होता है तो ए 4/7, ठीक है, और ये वाला 3/7 डिवाइडेड बाई 7 into 4, 9854 डिवाइडेड बाई 4 into 3, 7390। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मतलब सेफ्टी कब होता है, जब हम लोग प्रॉफिटेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो फिर ब्रेक इवन को जब हम लोग क्रॉस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, तब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अराइज होगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स मतलब टोटल जो भी सेल हो रहा है, ब्रेक इवन सेल्स, ये ब्रेक इवन सेल्स का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वो माइनस करने से जो मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला कैसे होगा, तो एक एग्जांपल से पहले थोड़ा इसे समझा लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। तो देखो, जैसे मान लो कि किसी एक मंथ में, मान लो जैन में, ठीक है, 1000 यूनिट बिका है, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 करके, ठीक है, सेल हुआ है, तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। फिर 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके मान लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1000 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा एट द रेट ऑफ, ये 5000 आ रहा है, तो 1000 यूनिट पे 5000 का कंट्रीब्यूशन, यानी एट द रेट ऑफ 5 करके कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 5000, तो फिर ये मेरा प्रॉफिट क्या आ गया, 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है। अब अगर हम लोग और 500 यूनिट बेच रहे हैं, 500 यूनिट और बेच रहे हैं, ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 10 करके, तो मेरा सेल वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरा सेल वैल्यू इसके लिए आ जाएगा 5000, ठीक है। अब 500 यूनिट और बेचेंगे तो 500 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 5 करके वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 2500। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 500 यूनिट के लिए कंट्रीब्यूशन आ जाएगा एट द रेट ऑफ, तो ये आ जाएगा 2500, तो 5 रुपया करके कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर मुझे और कुछ लिखने का जरूरत नहीं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग पहले जैन में ये सेल कर रहे थे, ठीक है, फिर इसके बाद हमारा और जैन का ये सेल और बढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने पहले 1000 यूनिट बेचा, फिर और 500 यूनिट बेचा, तो फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना मेरा और आगे जाके कुछ लगने वाला है, नहीं लगने वाला, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो बस, मतलब एक बार जो लग गया सो लग गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा 1000 से 500 अगर और इंक्रीज हुआ, मैंने 1000 यूनिट बनाया फिर और 500 यूनिट अगर और बना लिया, तो थोड़ी ना फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया मेरा 2500, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर एक्चुअल सेल्स पता करें तो एक्चुअल सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स हो जाएगा 1000 यूनिट और 500 यूनिट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 1500
100, ठीक है, 1500 यूनिट, और एट द रेट ऑफ 10 करके ये हो जाएगा 15,000 का सेल हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से ब्रेक इवन सेल्स कितना है, ब्रेक इवन सेल्स है हम लोग का, ये देखो 1000 बेचने से ब्रेक इवन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो 500 और बेचे हैं उससे हमारा प्रॉफिट होगा, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट का एट द रेट ऑफ 10 करके 10,000, ठीक है, तो फिर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा आ गया 5,000, ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअल सेल से मैंने ब्रेक इवन सेल्स लेस कर दिया, करने के बाद जो आया वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब 500 यूनिट मैंने जो बेचा वो मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। 500 क्यों, अगर हम 1000 बेचने के बाद, क्योंकि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस है, अगर हम 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा बेचेंगे ना तो वो उतना जितना आएगा वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। 1 यूनिट बेचने से प्रॉफिट कितना होता, 5 रुपया होता, 10 रुपए सेल वैल्यू, 5 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, तो 5 रुपए का प्रॉफिट होता, तो वो भी मेरा प्रॉफिट होता। तो एक्चुअल सेल्स जो भी है, एक्चुअल सेल्स यहाँ पर 1000 और 500, ठीक है, उससे मतलब यूनिट के हिसाब से, और जो है रुपीस के हिसाब से 15,000, तो उससे अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स को लेस कर रहे हैं, तो ब्रेक इवन सेल्स कौन सा है, फिर सिर्फ ये वाला, यहां तक पहुंचने का मतलब ही ब्रेक इवन हो गया, उसके बाद तो प्रॉफिट एराइज हो रहा है, तो फिर 5,000 ब्रेक इवन सेल्स हो गया, ठीक है, सॉरी 5,000 बोल रहे हैं, ये वाला सेल है, 5,000 नहीं 10,000 ब्रेक इवन सेल्स हो गया, तो ब्रेक इवन सेल्स अगर लेस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पता चल जाएगा, तो ये डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है। अब इसका चलो फॉर्मूला लिखवा देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये देख लेते हैं, देखो हो रहा है कि नहीं, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 5,000, ये हो गया टोटल प्रॉफिट, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, प्रॉफिट कितना है 2500, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 5 रुपया करके, तो 500 यूनिट बेचने से मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, है ना, तो हम जो प्रॉफिट एराइज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 5 रुपया करके है, ठीक है, तो उससे अगर हम प्रॉफिट कवर करें तो मेरा 500 यूनिट ऑटोमेटिकली निकल के आ रहा है, देखो कि अगर मुझे 2500 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो एक एक यूनिट पे अगर मेरा कंट्रीब्यूशन, या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे 5 रुपए करके है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट कमाना है 2500, तो मुझे कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, तो 500 यूनिट बेचना पड़ेगा, जैसे हम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना चाहते हैं तो वो मेरा बीईएस आ जाएगा, और हम अगर प्रॉफिट को कवर करना चाहते हैं, मेरा प्रॉफिट टारगेट मान लो, मेरा प्रॉफिट टारगेट है 2500 और वो मुझे कवर करना है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन अगर 5 रुपए है तो मुझे 500 यूनिट बेचना पड़ेगा प्रॉफिट को कवर करने के लिए। फिर उसके बाद एमओएस इन वैल्यू, तो इसमें हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जितना हम लोग जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा होगा, क्वांटिटी अगर हमें क्वेश्चन में पता है, प्लस उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो होगा, वो मल्टीप्लाई करने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पता चल जाएगा वैल्यू में, यानी रुपीस में, और अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इन यूनिट, क्योंकि अगर यूनिट ऊपर लिखेंगे तो नीचे भी यूनिट लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा, और रुपीज में लिखेंगे तो दोनों रुपीज में लिखेंगे तो भी चलेगा, कि टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू और ये टोटल सेल्स का वैल्यू, मतलब ये ऐसे भी निकल जाएगा और एक तरीके से भी निकल जाएगा। मान लो कि मेरे पास क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इन वैल्यू इंटू 100, ये हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है, अभी लिख लो, हम लोग जब जो फॉर्मूला यूज होगा उसे और भी समझ लेंगे उस क्वेश्चन से, ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, तो ये ऐसे हो जाएगा 100% माइनस बीईएस
का परसेंटेज, मतलब सीधा बात है, अगर टोटल सेल 100% है, ब्रेक इवन सेल्स अगर कुछ हमें बता दिया है परसेंटेज में, मान लो कि 20%, 30%, 40%, 60%, तो बाकी बच्चा हुआ मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल सेल से बीएस लेस करने से ही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। तो इसका मतलब भी समझ में आ गया। फिफ्थ नंबर जो बोला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, वो वैसा ही है। देखो टोटल प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से पर यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा। पीवी रेशियो को अगर हम लोग लगा देंगे तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ जाएगा। ये देखो टोटल प्रॉफिट मतलब पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, या फिर प्रॉफिट बाय सेल्स भी तो बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, प्रॉफिट अगर 100 नहीं लगाते हैं तो सेल बाय पी, तो पी पी कैंसिल आउट, ठीक है, तो सेल्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले से मेरा सेल्स आ जा रहा है, और ये कौन सा सेल आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेल्स आ रहा है। बाकी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1, देखो इसमें क्या बोला है। इसमें बोल रहा है कि एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 37.50 पर यूनिट। मतलब देखो इतना यूनिट प्रोडक्ट ये लोग बेचता है और इतने करके ये सेल प्राइस पर यूनिट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट और इतना पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट of 14 and selling cost 3.50 per unit. Fixed costs are incurred uniformly throughout the year and amounting to 35 lakh, including depreciation of 15 lakh. There is no beginning or ending inventories required. Compute break even sales quantity and cash break even sales level quantity. तो हमें break even sales निकालने बोला है क्वांटिटी में, और कैश ब्रेक इवन सेल्स निकालने बोला है क्वांटिटी में। तो जैसे ही ब्रेक इवन सेल्स बोला तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि ब्रेक इवन सेल्स का मतलब वो सेल्स होता है, चाहे वो क्वांटिटी में निकालो चाहे वो वैल्यू में निकालो, कि जो सेल करने से हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या था, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला देखो, हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में पहुंचने का मतलब क्या है कि मैंने वेरिएबल कॉस्ट पे कर दिया बिजनेस का, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट पे कर दिया, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। मैंने खर्चा सारा निकाल लिया बिजनेस से, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, तो वो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है। उसके हिसाब से मेरा फॉर्मूला क्या बना हुआ है, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं तो जो निकल के आते हैं उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। उस कंट्रीब्यूशन से मुझे फिक्स्ड कॉस्ट को पे ऑफ करना होता है, और पे ऑफ करने के बाद बच जाता है तो प्रॉफिट, अगर नहीं बचता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब हम लोग अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो देखो बीईएस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला देखो समझ के याद रखना है, ठीक है। सिर्फ समझने से भी नहीं होगा, याद भी रखना है थोड़ी ना। हम लोग वहां पर एक एक चीज को एनालिसिस करके एग्जाम में लिखेंगे तो हमें याद भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। तो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से मुझे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना पड़ेगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 35 लाख, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उससे कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का दो मेन फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अभी बताया कंसेप्ट के साथ, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करने से भी आता है। तो यहाँ पर पढ़ के बता सकते हो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा। मतलब यहाँ पर क्या ऐसा कोई डेटा है जिससे आएगा, अगर नहीं आएगा तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, और आएगा तो कितना आएगा बताओ। कंट्रीब्यूशन 20, कंट्रीब्यूशन 20, हाँ बोलो कैसे करके आएगा, सेल्स सेलिंग प्राइस माइनस, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 37.50, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 17.50, देखो लिखा हुआ था ये देखो, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों इंक्लूडेड है, इस पे मत जाओ। देखो ये जो है, ये जो दिया हुआ है, ये दोनों को ऐड करो ये आएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या आया, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, ठीक है। तो ये 14 और 3.5 यानी कि 17.50, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। वो तो ऐसे ही हमें दिया हुआ है और कुछ नहीं, मतलब उसका वैसा कोई यूज होगा भी नहीं। तो 35 लाख डिवाइडेड बाई 20 पर यूनिट, तो इतना रुपीस और पर यूनिट। तो देखो रुपीस रुपीस कैंसिल, यूनिट बच जाएगा, तो यूनिट कितना हो जाएगा डिवाइड करके, जीरो 1 जीरो लाख कैंसिल, 75। 1,75,000
1000 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम लोग इतना यूनिट बेच लेंगे तो हम लोग का ब्रेक इवन हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज बता देते, जब भी हमें ब्रेक इवन का क्वेश्चन देगा ना, हमें बोले या ना बोले, हम लोग यूनिट और सेल्स दोनों निकालेंगे, ठीक है। यूनिट और सेल्स दोनों निकालेंगे। अगर बाई चांस हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम लोग सेल्स निकाल पाए या फिर यूनिट निकाल पाए, तो फिर हम लोग नहीं निकालेंगे। लेकिन जब तक हमें क्वेश्चन बीईपी पे देगा, चाहे वो बीईपी लिखे चाहे वो बीईएस लिखे, हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम लोग दोनों चीज निकालेंगे, ब्रेक इवन सेल्स भी, ब्रेक इवन पॉइंट भी, क्वेश्चन बोले या ना बोले, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट हो गया। अब ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालेंगे, ठीक है। तो बोलो 1,75,000 यूनिट मेरा ब्रेक इवन सेल्स है, मतलब मुझे इतना यूनिट बेचने से ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। इसका रुपीज में डेटा कितना होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो यूनिट हो गया कि इतना क्वांटिटी में बेचना है, तो इसका सेल वैल्यू कितना होगा। हम कोई चीज इतने में बेचते हैं, एक यूनिट, मुझे इतना बेचना है, तो इसका सेल वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग। इंटू सेलिंग प्राइस। हाँ, तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सा वाला फॉर्मूला मैंने बताया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। फॉर्मूला देखते जाओ, देखो समझ में भी आते जाएगा, ठीक है। कॉपी में चेक करते जाओ कि ये फॉर्मूला है कि नहीं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 1,75,000 इंटू 37.50, तो कितना आ रहा है बताओ। 65,62,500। 65,62,500, ये मेरा आ गया ब्रेक इवन सेल्स। ये पूछा नहीं था, बट हम लोग को हमेशा निकालना है, पूछे या ना पूछे, ठीक है। फॉर्मूला ये देख लो, अम्म, ये रहा, ठीक है। और इस तरीके से भी निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके, लेकिन हम लोग किसी एक तरीके से ही करेंगे ना, दो तरीके से थोड़ी ना करेंगे। क्या पीवी रेशियो करके निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। चलो पहला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, जैसा चाहो निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो उसमें, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 35 लाख। और पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना आया, 20। तो अगर पर यूनिट ऊपर लेंगे, नीचे भी पर यूनिट लेना चाहिए, तो पर यूनिट सेल कितना है, 37.5 इंटू 100। तो देखो कितना आ रहा है पीवी रेशियो, एक बार ये निकाल के देख लो, ये वाला। कितने 3.33%। अच्छा, फिर डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, वो डेटा आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लो। मतलब पूरा डेटा लेके करो, ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं। मतलब ये तो अप्रोक्सीमेशन आ रहा है ना, 53.333%। तो हम ये बोल रहे हैं ये पूरा डेटा लेके करना है। तो कैसे करना है, कैलकुलेटर पे इसको मेमोरी प्लस कर लो, पहले मेमोरी सब हटा दो, मेमोरी प्लस कर लो 35 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, और ये इक्वल फिर परसेंटेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इंटू 100%, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय परसेंट होगा ना, तो मैंने परसेंट तो नहीं लगाया क्योंकि 53.33% नहीं लगाया है, तो इसीलिए 6525 दिख रहा है। तो अब इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 65 से, क्योंकि डिवाइडेड बाय परसेंटेज है ना, तो फिर वो इंटू 100 हो जाएगा। मतलब मेरा बात समझ में आया कि नहीं, हम बता देते हैं। देखो कैलकुलेशन हम ये बोल रहे हैं कि मेरा ये 35 लाख डिवाइडेड बाई 53% एक बार मान लो, तो इसको अगर हम ऐसे लिखे तो ये 53/100, तो 35 × 100/53 होगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 35 लाख डिवाइडेड बाई 53.333 किया, लेकिन परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा ना, मतलब वो तो चेंज हो जा रहा है, ये तो डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज है। तो वही हम बोल रहे हैं, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर इंटू 100 करने से आंसर मैच होगा। तो इंटू 100 करने से मेरा आ जाएगा 65,62,500, जो आ रहा था वही आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों तरीके से होगा, जैसा चाहे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर मेरे क्वेश्चन में ये डेटा मान लो सपोज कि अवेलेबल नहीं है, तब फिर मुझे इसी फॉर्मूले में ट्रांसफर होना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ हम लोग को बोला है कैश, जो है कैश बीईपी निकालने के लिए। तो कैश बीईपी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब सेम फॉर्मूला है, बट मुझे सिर्फ क्या लेना पड़ेगा,
कैश फिक्स्ड कॉस्ट, तो कैश बीपी इन यूनिट और इन वैल्यू दोनों निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बोलो कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पर दिखाते हैं कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा। अभी तो समझाया, नॉन कैश हट जाने से ही तो कैश निकल के आएगा, ये तो तुम लोग एफएम में करते होगे। 20,000. 20 लाख। 20 lakh. 20 लाख हो जाएगा, मतलब 35 लाख से कितना माइनस करेंगे, डिप्रिशिएशन 15 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो 20, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 20, देख लो कितना आ रहा है। 0 0 कैंसिल, 1 0 0 0 0 0, 1 लाख, 1 लाख यूनिट। और कैश बीईएस इन वैल्यू, बोलो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो तो अगर मेरे पास पर यूनिट है यही है, ठीक है, इतने में जाने का बहुत टाइम टेकिंग होगा, ये हमारा आसान तरीका है, अगर डेटा अवेलेबल है, नहीं है तब दूसरे वाले फॉर्मूले में शिफ्ट होना चाहिए। तो इसका कैश ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 37.5, तो कितना आ जाएगा, 37,50,000, ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 2 देखो, फिक्स्ड कॉस्ट बोला है 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 15, सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, वो हम समझाते हैं। पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे बोलो, इलास्ट्रेशन 2 में ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है, तो कैसे निकालेंगे बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट बोला है इन यूनिट और इन वैल्यू दोनों निकालेंगे, अभी समझाया मैंने, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, Contribution. हाँ पर यूनिट। हाँ बोलने से क्या होता है ना, याद हो जाता है और कुछ नहीं, अभी मेरे साथ साथ कर लोगे तो देखना याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000 डिवाइडेड बाय, बोलो कंट्रीब्यूशन कितना होगा। कंट्रीब्यूशन 15 per unit. हाँ 15 हो जाएगा। कितना आ रहा है फिर ब्रेक इवन, 10,000. 10,000, अच्छा 10,000 यूनिट, और इसका वैल्यू में क्या आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही निकालना होता है हमेशा, क्वेश्चन बोले या ना बोले, वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जो आसान वाला फॉर्मूला है उसी से निकालेंगे, कि मुझे इतना यूनिट बेचना है और एक एक यूनिट का सेल वैल्यू अगर मुझे पता है तो मुझे उसी के हिसाब से करना चाहिए। तो 10,000 यूनिट बेचेंगे ब्रेक इवन पाने के लिए, एक यूनिट 30 करके बिकेगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 30,000 की 3 लाख, 3 lakh. 3 लाख। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, सॉरी सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, अगर हम लोग 20,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो मेरा सेल प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हम लोग का मेन फॉर्मूला है ना, मतलब जो इक्वेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं, दिखाते हैं हम, देख जैसे
फिर उसके बाद इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख पा देंगे, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझा रहे हैं कि अगर तुम लोग को दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी तुम लोग निकाल सकते हो। पहले इससे हम लोग नॉर्मल सीखेंगे, फिर हम फॉर्मूला बता देते हैं। तो मुझे बोला है कि कितना सेल टू अर्न ए प्रॉफिट, अब मतलब कितना सेल तो 20,000 प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं कि लेट सेल्स बी एक्स यूनिट। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक्स यूनिट अगर बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में यहाँ पर जो है प्रॉफिट के जगह लिख सकते हैं 20,000। ठीक है, अब सेल्स के जगह कितना लिखेंगे बोलो, एक्स यूनिट बेचना है लेकिन मुझे रुपीज में दिखाना है बिकॉज इधर रुपीज है, तो मुझे एक्स यूनिट बेचना है। एक यूनिट कितना करके बिक रहा है तो मेरा सेल वैल्यू आ जाएगा, बोलो एक यूनिट कितना करके बिक रहा है, बोलो, यहाँ नहीं दिख रहा है, 30। ठीक है, तो मेरा 30x सेल वैल्यू होगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन से देख के बोलो फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिखे, 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, बाकी थोड़ी ना कुछ चेंज हुआ है, वो तो वैसे ही रहेगा, हमें सिर्फ बताना है कितना सेल करे ताकि प्रॉफिट इतना हो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 15, और हम लोग कितना यूनिट बेचेंगे, एक्स यूनिट, तो बनाएंगे कितना एक्स यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितने पे लगेगा, एक्स यूनिट पे, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना कैसे लिखेंगे, 15x। हाँ, तो उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया 20,000। ठीक है, अब निकालो 30x माइनस 15x इक्वल टू, ये इधर ऐड हो जाएगा 1,50,000, तो 1,70,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस करने से कितना आ जाएगा, 15x इक्वल 1,70,000, तो x इक्वल टू 1,70,000 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन में कुछ आंसर आएगा, देख लो, 1,70,000 डिवाइडेड बाई 15, तो 11,333.333, 11,333.333 अप्रोक्सीमेटली इतने क्वांटिटी में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके मेरा प्रॉफिट उतना होगा। तो मुझे सेल्स वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में, तो सेल्स वैल्यू कैसे निकालोगे, सेल्स वैल्यू का मतलब तो 30x, तो मुझे 30x निकालना चाहिए। x मेरा कितना आया, 1133.33, यहाँ पर मतलब ये अप्रोक्सीमेशन इन द सेंस ये चलता जा रहा है। ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा, तो इसे ऊपर बार दिया जाता है। ठीक है, तो इंटू 30, तो करके देखो कितना आंसर आ रहा है। तो मुझे सेल्स वैल्यू पूछा था, तो ये कैलकुलेटर पे जितना डेटा है पूरा रख देना चाहिए, इंटू 30 कर लो, आंसर आ जाएगा 3,40,000। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अगर 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे 3,40,000 का सेल करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं सिखा के ही बता दिया कि कैसे करके तुम लोग कर सकते हो, ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेन इक्वेशन है उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास इस चीज का दूसरा फॉर्मूला भी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। देखो ऐसे निकाल सकते हैं, सेल्स टू अर्न डिजायर प्रॉफिट, ये होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ऐसे हो जाता है फॉर्मूला, सेल्स अगर इन यूनिट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और सेल्स इन वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, तो हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, और एक भी हो सकता है, देखो इसी का अगर हम लोग यहाँ पर लिखे, अच्छा नीचे लिख देते हैं, सेल्स इन यूनिट हुआ है तो ये
ये सेम जो डेटा है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये देखो इसके साथ समझने में आसानी होगा। इसी का अगर सेल्स इन वैल्यू निकालेंगे ना, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। कैसे बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये करने पे अगर मुझे सेल्स इन यूनिट मिलेगा, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर कर देंगे तो मुझे सेल्स इन वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों को पास पास लिख दिया, समझने में आसानी होगा। अब इस फॉर्मूले से हम लोग चेक करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये दोनों ऐड करने से हमें क्या मिलता है? बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट कहाँ से बता सकते हो? वो भी हम हिंट्स दे देते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, कॉपी में चेक करो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट या प्रॉफिट, जो भी बोलो। डिजायर प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट इनका टारगेट प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट बोलो, है तो प्रॉफिट ही। तो इसका मतलब क्या होता है? Contribution. हम्म, तो ये आ जाएगा मेरा। ये देखो, ये ऊपर का डेटा मेरा टोटल में है। मतलब इस चीज को अगर हम लोग एनालिसिस करें थोड़ा, तो ये मेरा आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, ये दोनों को ऐड करने से, है ना। क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और डिजायर प्रॉफिट का मतलब क्या? टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये टोटल में है, ये भी टोटल, तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? मान लो मेरे बिजनेस में टोटल कंट्रीब्यूशन जितना है, उसको अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे कि मान लो मेरा 20,000 फॉर एग्जाम्पल मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन, और एक यूनिट बेच के मेरा कंट्रीब्यूशन है 20 रुपया। तो अभी ये डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है? इसको डिवाइड करने से आंसर 1000 आ रहा है, वो तो दिख रहा है मैथमेटिकली, बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग कितना यूनिट बेच रहे हैं? इसका मतलब 20,000 अगर मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है, तो 1000 क्या है? 1000 यूनिट क्या है? ये क्या है? सेल्स। बोलो, ये सेल्स है कि नहीं? सेल्स क्वांटिटी। बोलो, अगर मेरा एक यूनिट बेच के 20 रुपए कंट्रीब्यूशन आता है, मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए हो गया है, तो मैंने कितना यूनिट बेचा, वही तो निकलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब देख रहे हो क्यों यहाँ पर यूनिट निकल के आया। अब इस यूनिट को अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, इसका भी वही सेम कंडीशन है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, हम एक बार इग्नोर कर रहे हैं, तो ये देखो इससे मेरा सेल्स निकल के आ जाएगा। तो इससे हम लोग इस तरीके से जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सेल्स टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज करने से देखो, हम लोग सेल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ अगर डिजायर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, जो कि मेरे पास फॉर्मूले में अवेलेबल होगा, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन को अगर कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रॉफिट को पाने के लिए मुझे जितना सेल करना चाहिए वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास पीवी रेशियो अवेलेबल हुआ तो उससे कर सकते हैं, या फिर ये इससे भी कर सकते हो, बट इससे करने से तुम लोग को एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो और कभी कभी ये अप्रोक्सीमेशन आने का चांसेस हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वांटिटी में निकलेगा, हमेशा आएगा ऐसा बोलना गलत है, बट आ भी सकता है। जैसे यहाँ पर आया तो उस तरीके से देख लेना पड़ेगा, इस ऐसे भी हो जाएगा और ये वाले प्रॉफिट से भी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को क्या हम लोग फॉर्मूले से कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे। ये देखो, इस क्वेश्चन को भी हम लोग फॉर्मूले से कर सकते थे। सेल्स टू अर्न, तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी हो जाएगा। ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000, डिजायर प्रॉफिट है 20,000, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15, तो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 15। और अगर देखोगे ना, तो देखो ये भी वही निकल के आया, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये तो वही निकल के आ गया ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। मतलब बेसिकली इसी इक्वेशन
उससे फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। तो ये वही आ रहा है घूम फिर के, कैलकुलेशन अगर देखोगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 15 आ गया, तो इससे हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है। इस तरीके से ये यूनिट, अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 30 जैसे हम लोगों ने किया हुआ है तो आंसर आ जाएगा। और एक तरीके से भी आ जाएगा, अगर हम लोग पहले पीवी रेशियो निकालेंगे, पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50%, तो फिर 1,70,000 डिवाइडेड बाई 50% करने से डायरेक्ट सेल वैल्यू आ जाएगा। ये देखो 1,70,000 डिवाइडेड बाई 50% करने से डायरेक्ट सेल वैल्यू आ जाएगा 3,40,000। बोलो समझ में आ गया? हम जो बताना चाह रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्या ये समझा सके हम? बोलो क्या नहीं समझ में आया, या फिर समझ में आया, हाँ ना कुछ तो बोलो। अच्छा, इलास्ट्रेशन 3, अच्छा इसको बाद में करते, चलो ये फोर्थ नंबर वाला करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर वाले में हमें कैलकुलेट करने बोला है, देखो क्या क्या, सेल्स फॉर 22-23 इन वैल्यू, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 22-23 इन वैल्यू, ब्रेक इवन सेल्स फॉर 22-23 इन वैल्यू, ये सब हम लोग को निकालने के लिए बोला है, और कुछ ना कुछ हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नीचे, बस इतना ही है, ठीक है। तो 3 को मैंने अभी बाकी रखा है, हम लोग फोर्थ नंबर वाला करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बोला है सेल्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी दे दिया है और वहां क्वेश्चन में पूछ भी लिया है कि हमें क्या निकालना है। तो सेल्स 8 लाख है, 21-22 का, 22-23 का सेल्स निकालने बोला है। प्रॉफिट वॉल्यूम या फिर पीबी रेशियो दोनों का बता दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स दोनों ईयर का बता दिया है। फिर बोल रहा है there has been substantial savings in the fixed cost in the year 22-23 due to the restructuring process। तो बोल रहा है कि 22-23 में इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट में सेविंग्स कर लिया है, बिकॉज उन्होंने अपने प्रोसेस को रिस्ट्रक्चरिंग किया है। द कंपनी कुड मेंटेन इट सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ 21-22 इन 2023 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि कंपनी क्या करना चाहता है, अपना सेल्स क्वांटिटी लेवल 21-22 में जितना था उतना ही मेंटेन करना चाहता है बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करके, ठीक है। फिर हमें पूछा है सेल्स बताओ 22-23 का, तो सबसे पहले हमें पूछा है 22-23 का सेल्स, तो कैसे निकालोगे बोलो? सेल्स निकालने के लिए क्या दिमाग में आएगा? अगर कुछ ना आए तो कम से कम हमारा ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो कि हम लोग कुछ से ना पता हो, हम लोग इसका तो यूज कर ही सकते हैं ना, कि क्या करें ना करें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें यही लिखना चाहिए, लिख के देखना चाहिए कि इससे हम लोग कुछ आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। अगर नहीं निकाल पा रहे देन हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट। तो ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 22-23 का सेल्स निकालना है, तो सेल्स तो मेरा मिसिंग है, ठीक है। 22-23 का वेरिएबल कॉस्ट, तो 22-23 का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा और 22-23 का जो है फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, तो दोनों ही मुझे नहीं पता। देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, और ना तो मुझे प्रॉफिट पता है, ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं पता। और वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालना चाहे तो बोल सकते हैं कि 37.5 अगर पीवी रेशियो है तो बाकी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा, मतलब सीवी रेशियो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे सेल ही नहीं पता, तो ये 37.5 100 माइनस 37.5 करने से जितना आएगा उसको हम लगाए कैसे? सेल वैल्यू होता पता तब ना उस पे लगा सकते थे, मतलब इस तरीके से नहीं निकलेगा, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरे पास जो है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट ये सब आ जाए तो हम इसको निकाल सके, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ एक हिंट्स दिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट में इन्होंने बचत किया है और सेल क्वांटिटी ये लोग वही रखना चाहता है जो 21-22 में था। तो 22-23 का सेल्स वैल्यू कितना होगा? तो एक बात समझो कि मेरा सेल्स वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मुझे सेल क्वांटिटी अगर पता चल जाए, मान लो सेल
क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करने से ही तो मेरे पास सेल वैल्यू आ जाएगा। अब सेलिंग क्वांटिटी क्या होना चाहिए, बोल रहा है कि सेलिंग क्वांटिटी वो होना चाहिए जो 21-22 में था। अब 21-22 का मैक्सिमम डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मतलब सेल वाला है ये, इसमें तो ये भी अवेलेबल है, सेल वाला डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो 8 लाख सेल का मतलब कितना क्वांटिटी में सेल, क्या हम लोग वो निकाल सकते हैं? अगर हम लोग वो निकाल लेते हैं तो फिर मेरे लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मुझे देख लेना चाहिए कि कैसे करके निकलेगा। तो देखो, मुझे इतना बताया है कि मेरा सेल 8 लाख है, पीवी रेशियो 50% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। तो इससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं कि 21-22 का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, और 21-22 का अगर ब्रेक इवन सेल्स निकालना चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 21-22, यहाँ पर लिखते हैं 21-22 का सेल्स वैल्यू है 8 लाख, ठीक है। और पीवी रेशियो 50%, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था 21-22 में, कैसे निकालोगे वेरिएबल कॉस्ट? अगर पीवी रेशियो 50% है, पीवी रेशियो का मतलब याद है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम का मतलब सेल्स होता है, मैंने बोला था। तो सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट मेरा 50 है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का मतलब ही कंट्रीब्यूशन होता है ना यहाँ पर। तो फिर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, मैंने सिखाया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम दिखा भी देते हैं। मैंने बोला भी था ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखो कि अगर मेरा पीवी रेशियो इतना है तो सीवी रेशियो कितना होगा, यानी कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, और यहाँ पर कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा, मैंने पूछा हुआ है। तो बोलो, अगर मेरा, दिखा दिया मैंने, अपने कॉपी में देखो और मुझे बताओ कि अगर मेरा पीवी रेशियो 50% है तो फिर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। यहाँ पर भी मैंने कर दिखाया, बोलो कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट। अरे बोलो, 50%. और एक बार बोलो, बात कट गया। 50% को. ये 50 आ जाएगा, 100 - 50, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 50%। तो अगर पीवी रेशियो मेरा 50% है तो सीवी, सीवी का मतलब ही तो कॉस्ट वॉल्यूम का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये सीवी रेशियो कितना आ जाएगा, 100 - 50, यानी कि 50%। बोलो, पहले ये समझ में आ गया कि सीवी रेशियो का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट, और ये 50%, ये इतना तक समझ में आ गया। तो मुझे बता दो वेरिएबल कॉस्ट फिर कितना होना चाहिए। 50% ऑफ व्हाट, सेल ना, 50% ऑफ व्हाट, सेल। पीवी रेशियो वॉल्यूम का 50%, वॉल्यूम का 50%, वॉल्यूम मतलब सेल। तो फिर वेरिएबल कॉस्ट 21-23 में रुपीज में बताओ कितना होगा। अगर 8 लाख का सेल है तो फिर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि ये 50% तो सेल पे है, ये भी 50% सेल पे है। तो मुझे अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो बोलो कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट। 4 lakh. 4 लाख, 8 लाख का 50%, तो ये हो जाएगा 4 लाख। अच्छा, अब सेल क्वांटिटी अगर मुझे चेंज नहीं करना है 20, ये क्या हो गया, 22-23 में अगर मुझे सेल क्वांटिटी नहीं चेंज करना है तो मेरा क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, मुझे ये बताओ। मेरा अगर सेल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा तो क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, जो क्वांटिटी ज्यादा कम होने से जो खर्चा बढ़ता है या घटता है वही तो वेरिएबल कॉस्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, इतना सारा चीज तो पढ़ के आ रहे हो। अब तो हमारा कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा, मार्जिनल के बाद बजट होगा, तो फिर ये मेरा कॉस्टिंग पूरा एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन हो जाएगा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरा 22-23 में सेल क्वांटिटी इनको चेंज करना नहीं है, इन्होंने बोला है ना कि नहीं चेंज करना है, तो क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा 22-23 में? No, ma'am. नहीं। तो ये देखो एनालिसिस चैप्टर है, यहाँ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एज सेल्स क्वांटिटी हैज नॉट चेंज, देन वेरिएबल कॉस्ट इन 22-23 is also
अनचेंज्ड, तो ये भी अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। दैट इज 4 लाख। तो देखो मेरा एक हेल्प तो हो गया ना, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया। वो इक्वेशन फेलियर क्यों हो रहा था? क्योंकि मुझे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट कुछ नहीं पता था, तो हम कैसे निकाले? तो मेरा एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट 20 to 23 में कितना होगा, ठीक है। अब 20 to 23 का देखो, 20 to 23 में मेरा पीवी रेशियो दिया हुआ है, एमओएस भी दिया हुआ है। पीवी रेशियो दिया हुआ है 37.5% और एमओएस दिया हुआ है 21.875। ठीक है, तो अब पीवी रेशियो इतना है तो सीवी रेशियो कितना होगा इस केस में 20 to 23 का? अभी तो किया। 62.5. हाँ, माइनस कर दो ना, 100 माइनस 37.5, 62.5%। अब सीवी रेशियो का मतलब ही क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आउट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मुझे पता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख होगा, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 4 लाख इज इक्विवेलेंट टू 62.5%? ये तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। क्या दिस वन इक्विवेलेंट टू दिस परसेंट, क्या हम लोग बोल सकते हैं? Yes, ma'am. तो फिर अगर मुझे 100% का वैल्यू पता चल गया तो मुझे सेल्स पता चल जाएगा, बिकॉज 62.5% का मतलब 62.5 डिवाइडेड बाई 100, जहां पर 100 सेल्स है, 62.5 वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर 100 का वैल्यू निकल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा सेल कितना होगा। तो कैसे निकालोगे? यूनिटरी मेथड। 4 लाख इज इक्विवेलेंट टू 62.5%, देन 100% कितना होगा, और 100% का मतलब सेल्स, तो मुझे सेल्स पता चल जाएगा। तो ये निकाल के देख लो कितना आ रहा है, वही आंसर होगा। 6 lakh 40. ठीक है, 6,40,000। यहाँ पर लेकिन देखो हमें दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई प्रॉपर फॉर्मेट या रूल्स के हिसाब से उस तरीके से होगा नहीं, ठीक है। वैसे कॉस्ट में हर जगह पे ही हमें दिमाग चलाना ही पड़ेगा, बट ये क्योंकि एनालिसिस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे यूज होगा, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, वो हमें भी नहीं पता। अब क्वेश्चन जैसे रहेगा, हमें अपना दिमाग लगाना है, चीजों को समझना है, फिर आंसर करना है। तो ये हो जाएगा मेरा सेल्स। इन वैल्यू ही निकल गया डायरेक्टली, ये देखो, क्योंकि ये रुपीज में है तो फिर ये भी मेरा रुपीज में ही आ गया। फिर उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है 20 to 23 का इन वैल्यू, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है और ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। तो ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं। देखो 20 to 23 का ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बोलो? अगर एमओएस 20 to 23 में 21.875 है, तो फिर ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा? अभी आज ही सिखाया कि टोटल सेल्स से अगर हम लोग मार्जिन, हम लोगों ने आज क्या सीखा कि एक्चुअल सेल्स या टोटल सेल्स, जो भी बोलो, टोटल सेल्स या फिर एक्चुअल सेल्स, उससे अगर हम लोग बीईएस लेस करते हैं तो मुझे मिल जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स से अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेस करेंगे तो मुझे बीईएस मिल जाएगा। तो मेरे पास तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज है, और ये आउट ऑफ सेल्स होता है, तो सेल्स 100%, तो बीईएस कितना परसेंट हो जाएगा? सीवी पीवी रेशियो के तरह ही तो हो गया। बोलो बीएस कितना होगा? 78.125%. 78.125%। 100 माइनस 21.875%, यानी 78.125%। तो बीएस कितना है? सेल्स का इतना परसेंट। तो 20 to 23 में सेल्स कितना आया अभी निकाला हम लोगों ने, तो बीएस इन वैल्यू निकल जाएगा। 5 lakh. 6,40,000 इंटू 78.125%, तो ये हो जाएगा 5 लाख।
और जैसे ही बीईएस निकल गया हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि बीईएस का फॉर्मूला क्या है? बीईएस का मतलब ही तो है फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि बीईएस मुझे रुपीस में दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हम कंट्रीब्यूशन वाला नहीं यूज कर सकते। अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे तो मुझे इसको यूनिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब ये 5 लाख का मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या वो हम लोग निकाल सकते हैं? उसके लिए तो मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट वगैरह चाहिए होगा ना, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उस फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पीवी रेशियो वाला ही लगाना पड़ेगा। तो 22-23 में बीईएस है 5 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे निकालने के लिए बोला है 22-23 का पीवी रेशियो, वो मुझे क्वेश्चन दे रखा है 37.5%। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 5 लाख इंटू 37.5%। बोलो कितना होगा? 1,87,500। 1,87,500। बोलो, समझ में आ गया कैसे करके करना है? ये वाला ना हम लोग बाद में करेंगे, फिफ्थ वाला, क्योंकि इसमें ड्रॉ करने के लिए बोला है, ड्रॉ वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम, हाँ, मतलब साइड में रख रहे हैं। बाद में तुम लोग का आंसर के साथ दिखा देंगे, ठीक है, कि कैसे ड्रॉ दिखाया है। तो ड्रॉ को अभी इग्नोर करते हैं, मतलब ड्रॉ मत करो। ये वाला लिख के रखो कि इलास्ट्रेशन 3-5 बाकी है, उसको हम लास्ट में करवा देंगे। ये यहाँ पर ले रखा है मैंने, ठीक है, आंसर ले रखा है, वो हम बाद में दिखा देंगे कि कैसे करके ड्रॉ हुआ। इलास्ट्रेशन 6 में भी वही ड्रॉ वाला कंसेप्ट है। ये देखो मैंने ड्रॉ का आंसर ले रखा है, तो हम बाद में ड्रॉ दिखा देंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अभी पहले ये सीख लेते हैं जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया। इलास्ट्रेशन 7, इसमें बोला है कि एक कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 8 एंड 10। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट? बोलो, लास्ट क्लास में जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या कॉस्ट बोला मैंने? वन एक बार एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का कॉस्ट है। हाँ, मतलब उसको क्या बोलेंगे? वो तो मार्जिनल कॉस्टिंग, कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे कितना खर्चा लग रहा है वो कैलकुलेट करना मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब देखो ना, कॉपी में लिखा हुआ वेरिएबल कॉस्ट। है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। और जो तुमने बोला वो भी सही है, बट वो है कॉस्टिंग, मतलब उस वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट कितना बड़ा, उसको कैलकुलेट करने का टेक्निक। बट यहाँ पर देखो ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। तो अब ये सेलिंग प्राइस है, समझ जाओगे। फिर ये 8 क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब लगेगा क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो कोई एक कंपनी 30,000 प्रॉफिट अर्न करती है जिसमें उसका वेरिएबल कॉस्ट पड़ता है उस प्रोडक्ट का 8 रुपीज, सेलिंग प्राइस पड़ता है 10 रुपया। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो कैसे निकालोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी? हम नहीं बताएंगे, अभी तुम लोग बताओ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगाने से निकल जाएगा? देखो बहुत सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तो निकल जाएगा? फॉर्मूला बताओ। टोटल कुछ भी। प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ, टोटल प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगाएंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट निकलेगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में निकल जाएगा। करो। ठीक है, सही बात। अब करके देखो कितना आ रहा है। इलास्ट्रेशन 7, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम लोग यूनिट में निकाल रहे हैं तो फिर रुपीज में भी निकालेंगे, दोनों तरीके से निकाल लेंगे जो अवेलेबिलिटी होगा। ठीक है, बीएस के तरह इसका भी वही करना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? सॉरी, 30,000। और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 10 - 8, तो कितना आ रहा है?
15,000. 15,000, ठीक है, ये यूनिट हो गए। और एमओएस इन वैल्यू कैसे निकालेंगे? 15,000 यूनिट इतना करके बेच रहे 10 रुपीज करके, तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। तो ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अमाउंट बोला है ना, तो रुपीज में निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा जब भी एमओएस बीईएस दे तो हमें दोनों तरीके से निकाल लेना चाहिए, और एक तरीके से निकालेंगे तो भी होगा। ये देखो, ये भी हम बता देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज ऐसे हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, अगर पीवी रेशियो करोगे तो भी आंसर डायरेक्टली आएगा, मतलब डायरेक्टली 1,50,000 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 30,000। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 20%, देख लो 1,50,000 आना चाहिए। आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है, तो 1,50,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। और एक तरीके से भी होगा, दिखाते हैं। देखो, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेन इक्वेशन है ना, उससे भी हो जाएगा शायद। हम दिखाते हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये देखो, ऐसे हो गया। अब सेल्स कितना है, पर यूनिट कितना है? 10। अगर हम लोग मान लेते हैं x यूनिट बेचेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट है 8 इंटू एक्स, फिक्स्ड कॉस्ट हमें नहीं पता, तो प्रॉफिट है 30,000। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 30,000। इस तरीके से होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता है ना, तो इस तरीके से नहीं होगा यहाँ पर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो फिर टोटल सेल्स माइनस बीएस, नहीं ऐसे करके नहीं निकलेगा, उसी तरीके से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे निकालने के लिए मुझे दो मिसिंग फिगर से तो काम नहीं बनेगा ना, तो उससे नहीं हो। ठीक है, जस्ट ऐसे ही देखा मैंने। इलास्ट्रेशन 8 देखो, बोल रहा है ए लिमिटेड मेंटेन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% विथ एन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब ही पीवी रेशियो हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा? पीवी रेशियो, ठीक है। तो वो है मेरा 40%। फिक्स्ड कॉस्ट अगर 5 लाख है, आगे क्या बोला है देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 5 लाख। कैलकुलेट करने बोला है ब्रेक इवन सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करेंट प्रॉफिट, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 7.5%। ठीक है, सबसे पहले बोला है ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए, तो बोलो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे? ब्रेक इवन सेल्स तो रुपीस में निकाल लेंगे। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 5 लाख। पीवी रेशियो कितना है? कौन सा है पीवी रेशियो, बोलो। 40%. तो फिर कितना आ रहा है? 12,50,000. 12,50,000। अच्छा, ये पहला आंसर निकल गया, ब्रेक इवन सेल्स। फिर बोला है टोटल सेल्स निकालने के लिए। टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे? क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके से निकल जाएगा? क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टोटल सेल्स का मतलब ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस सेल? बोलो, ये बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये डेटा अवेलेबल है ना, तो इसीलिए हम ये इसका यूज कर रहे हैं। क्या टोटल सेल का मतलब ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा कि नहीं होगा? ब्रेक इवन का मतलब क्या? नेगेटिव से लेके जीरो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? कि जीरो के बाद से बाकी पोर्शन, तो टोटल सेल्स वो हुआ कि नहीं? मतलब ये मेरा अगर बीपी है, तो बीपी का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक बीपी, नेगेटिव से लेके जीरो तक बीपी। और एमओएस का मतलब क्या? बीपी से लेके आगे के सारे पॉजिटिव को एमओएस बोलेंगे। तो ये क्या टोटल सेल हुआ कि नहीं हुआ? और Yes, वैसे ma'am. भी फॉर्मूले में तो लिखा हुआ ही है कि एक्चुअल सेल्स या टोटल सेल्स का मतलब हो जाए, सॉरी, एमओएस का मतलब हो जाएगा
अगर हम फॉर्मूले से ही जाए, टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो फिर ये अगर हम लोग देखें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस बीएस यानी टोटल सेल्स, ठीक है, या फिर हम लोग उसको समझ के भी देख सकते हैं। तो टोटल सेल्स निकालने बोला है, ब्रेक इवन सेल्स निकाल चुके हैं हम लोग 12,50,000, ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% है, बट उसका सेल वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल सेल्स है मेरा एक्स, ठीक है, लेट टोटल सेल्स बी एक्स। तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स का जितना परसेंट होता है, ये सब तो सेल के ऊपर होता है ना, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज हो, चाहे वो क्या बोले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज हो, चाहे वो बीईएस का हो, वो सारे के सारे जो है सेल वैल्यू पे होते हैं। तो 37.5 एक्स का 37.5% हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करो, 37.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.375, तो x माइनस 0.375 x इक्वल टू 12,50,000, ठीक है। तो फिर -1 करने से पता चल जाएगा कितना होगा, तो ये हो गया 0.625x। तो x हो जाएगा 12,50,000 20 lakh. अच्छा 20 लाख रुपीज में आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा टोटल सेल्स, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया, किसी और फॉर्मूले से होगा कि नहीं होगा तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। जितना एनालिसिस करोगे फॉर्मूला उतना दिमाग में चला जाएगा, ठीक है, आसानी से, कि मेरा दूसरा किसी तरीके से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके बाद, क्योंकि एग्जाम में ना वही सोचना ही मेन बात है कि हम क्या करें, कैसे उसको कैलकुलेट करें कि वो फाइंड आउट हो जाए। फिर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो देखो मेरा पीवी रेशियो से रिलेटेड है, तो मुझे पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगा। तो मेरा पीवी रेशियो अगर 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बोलो। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब सीवी रेशियो, सीवी रेशियो 60%. 60%, ठीक है। तो अब क्वांटिटी में निकालेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सब तो किसके ऊपर होता है, सेल के ऊपर, सेल तो अभी निकाल लिया, उसके ऊपर 60% लगा दो। सेल कितना निकाला, ये तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 20 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 1 लाख, नहीं 12 लाख। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, करेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा। सेल्स निकाल लिया है हम लोगों ने 20 लाख, ठीक है। टोटल कॉस्ट में आता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिया 12 लाख, और फिक्स्ड कॉस्ट वो भी निकाला है शायद, नहीं वो तो दिया हुआ है 5 लाख। तो ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा प्रॉफिट कितना होगा, 3 लाख आ 3 रहा है। lakh. तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख, ओके। अच्छा, फिर बोल रहा है कि न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%, अगर सेल्स वैल्यू वॉल्यूम बढ़ जाएगा 7.5% से, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 7.5%, देन इट विल बी कितना होगा। अब देखो मेरे पास ना सेल वॉल्यूम नहीं है, मेरे पास सेल वैल्यू है 20 लाख, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या हम लोग निकाल सकते हैं, देखो वॉल्यूम तो तब निकाल सकेंगे ना अगर मुझे ये पता होगा कि एक यूनिट हम कितने में बेचते हैं, अदरवाइज किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है निकालना कि सेल वॉल्यूम यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर निकालना है मुझे ये पता करना पड़ेगा कि एक यूनिट कितने में बेचा, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितना क्वांटिटी। लेकिन क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वहां पर है ही नहीं कि सेल प्राइस पर यूनिट क्या है, या फिर हमारे पास भी ऐसा कोई अवेलेबिलिटी नहीं है जिससे हम लोग ये निकाल ले, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम 7.5% बढ़ेगा तो सेल वैल्यू कितना बढ़ेगा।
सेल वैल्यू भी तो उतना परसेंट ही बढ़ेगा। जैसे एक सिंपल बात है, पहले हम 100 रुपए का सेल करते थे, कैसे, 10 यूनिट मान लो 10 रुपए करके, और अब मेरा सेल जो है मैंने 50% बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ाने का मतलब कितना यूनिट बढ़ गया, पर यूनिट 10 रुपए करके 10 यूनिट बेचते थे और 50% ज्यादा बेच रहे हैं, तो कितना यूनिट बेच रहे हैं अब? Right. और एक बार बोलो, 10 यूनिट का 50% कितना होगा? 5 यूनिट एक्स्ट्रा। 5, तो एक्स्ट्रा 5 यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है। तो मेरा इसका मतलब मेरा 50 रुपीज का सेल बढ़ रहा है, तो अगर मेरा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्वांटिटी में मेरा कितना हो गया 15, और वैल्यू में मेरा कितना हो जाएगा 150, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट बोलो, 5 यूनिट बढ़ा है आउट ऑफ कितना, ये जो 10 से 5 हुआ आउट ऑफ कितना, 10, इंटू 10 कितना परसेंट बढ़ रहा है, इंटू 100 कितना परसेंट बढ़ रहा है 50%। ये तो 50% निकलना चाहिए ना, मैंने तो क्वेश्चन एज्यूम करके किया है 50, तो 50% ही निकलना चाहिए। और अगर वैल्यू में निकालोगे तो बोलो वैल्यू में कैसे निकालोगे, कितना परसेंट वैल्यू में इंक्रीज हुआ, तो 50 रुपीज इंक्रीज हुआ, पहले 100 अभी 50, तो 50 ही इंक्रीज हुआ ना, 100 माइनस 50, 50 ही हो रहा है, आउट ऑफ कितना 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 50%। तो चाहे क्वांटिटी में निकालो चाहे वैल्यू में निकालो, दोनों में ही परसेंटेज सेम आएगा। इसका मतलब मेरे पास क्वांटिटी नहीं है तो क्या हुआ, हम वैल्यू पे 7.5% लगाएंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो मेरा अगर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इतने से, देन ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यू सेल्स वैल्यू मिल जाएगा, वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ठीक है, वैल्यू मिल जाएगा। तो वैल्यू कितना होगा, पहले हम लोग 20 लाख बेच रहे थे, अब हम लोग और 7.5% ज्यादा बेच रहे हैं, तो बोलो हम लोग कितने रुपए का सेल अभी कर रहे हैं टोटल, निकालो। 21,50,000। 21,50,000 का हम लोग अभी सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, वैल्यू में निकला। अब पूछा क्या है, तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, निकालो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, टोटल एक्चुअल सेल्स या फिर टोटल सेल्स या एक्चुअल सेल्स, कोई भी एक लिख सकते हो, माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। तो मेरा टोटल एक्चुअल सेल्स अभी कितना आ गया 21,50,000, ठीक है। उससे अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स लेस कर देंगे तो मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक इवन सेल्स कितना आएगा, ब्रेक इवन सेल्स 12,50,000 ही रह जाएगा, क्यों बताओ। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर हम अपना सेल क्वांटिटी बढ़ाते हैं क्या मेरा फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आएगा, सेल क्वांटिटी बढ़ने पे या घटने पे, यहाँ पर बढ़ा है, क्या मेरा फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आएगा, नो। ये एज इट इज रह जाएगा। क्या मेरा पीवी रेशियो चेंज होगा, चेक करके देखो, पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो मैंने सेल्स वॉल्यूम बढ़ाया है, मैंने तो कोई सेल प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस नहीं लाया है, तो क्या मेरा पीवी रेशियो भी 40% ही रह जाएगा या कुछ और होना चाहिए सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से, सेम रहेगा। सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको पर यूनिट से करते हैं तो भी मेरा जितना है उतना रहेगा, अगर हम टोटल में भी करेंगे तो भी उतना ही रहेगा। अब टोटल में करोगे तो चेंज हो रहा है, बट मेरा ओवरऑल तो चेंज नहीं होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा, तुम लोग बोलोगे कि सेल्स वॉल्यूम तो हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर अगर हम टोटल सेल्स ले और टोटल कंट्रीब्यूशन ले तो मुझे चेंज दिखेगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, चेंज दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। तो मेरा सेल्स जो है, तो मेरा सेल कितना हो जा रहा है, देखो हम एक एग्जांपल दे रहे, 21,50,000 हो रहा है, पहले ये नहीं था, ये देखो 21,50,000 हो रहा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में मेरा पहले कितना आया था, 12 लाख आया था, अब वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा दो कितना, 7.5%, ठीक है। अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम 7.5% बढ़ेगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी उतने वॉल्यूम को पाने के लिए 7.5% बढ़ेगा, तो 12 लाख पे 7.5% लगाओ, देखो कितना आता है, ये आ गया 90,000 प्लस
12 लाख, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 12,90,000 और उसके अगेंस्ट में सेल्स है मेरा 21,50,000, तो अब माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8,60,000 मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 21,50,000, देखो 40% ही आएगा, ये देखो 40% ही आएगा। वो माइनस तो इसलिए आ रहा है, प्लस माइनस के लिए क्यों आया पता है, क्योंकि यहाँ पर भी जितने अमाउंट से बढ़ रहा है, जितने परसेंटेज से, यहाँ भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ रहा है। जैसे मान लो इधर मैंने 100 लिखा, इधर मैंने मान लो 200 लिखा, तो मेरा कितना आ गया यहाँ पर, ये मेरा आ जाता है 50%, ठीक है। और यहाँ मान लो मैंने 150 से बढ़ाया और यहाँ भी मैंने 250 कर दिया, मतलब मैंने सेम रेशियो से अगर बढ़ाया तो फिर मेरा उसमें भी आंसर मेरा सेम ही जाएगा। ये देखो 150 और ये नहीं, परसेंटेज मेरा सेम होना चाहिए, तो 50% मतलब यहाँ पर हो जाएगा 150 और 50% मतलब ये 300 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 50-50 से कर दिया, दोनों में परसेंटेज सेम होना चाहिए। तो 100 का 50% 50 होता है 150, 200 का 50% 100 होता है 300, तो 150/300 इंटू 100 करोगे तो देखो उतना ही आ जाना चाहिए। अरे ये क्या आ जा रहा है, 200 का 50% सेम आना चाहिए, प्लस 200, 300 और 100 का 50% 150 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, हाँ 50% आ रहा है, तब शायद मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन किया। तो अगर मेरा सेम परसेंटेज से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मेरा आंसर जो है, जो आना चाहिए वही आएगा। तो ये भी मेरा फिक्स्ड हो गया, नो चेंज। तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने से मेरा बीईएस में तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो हम 12,50,000 बीईएस ले ही सकते हैं, ठीक है। अपना आंसर निकालने के लिए हम ये 12,50,000 का जो डेटा है इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ताकि हम ये कैलकुलेट कर ले कि मेरा अभी नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो रहा है। तो करके देख लो कितना आएगा, 12,50,000 माइनस करके देख लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 लाख। 9 लाख आ रहा है। ये वाला भी हम लोग कर सकते हैं, बट इसमें सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने नहीं बताया। अच्छा ठीक है, वो बता देंगे तभी करेंगे। इसको हटाते हैं, इसमें हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं, बट हम इसे बाद में ही करवा देंगे। ये है मेरा, ये सब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो जैसा कर रहे हैं ना वैसे क्वेश्चन में ही चलते हैं, तो यानी हम ये वाला बोल रहे हैं, जैसा कर रहे हैं पहले छोटा छोटा क्वेश्चन वही कर लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सबसे पहले ये वाला, ठीक है। बाकी जो भी गैप रखा है उसको थोड़ा याद रखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ठीक है। पहले प्रैक्टिस के लिए ये सब कर लेना चाहिए। पीवी रेशियो 60%, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20, मतलब वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, बताओ कैसे निकालोगे। मुझे वेरिएबल कॉस्ट बता दिया है, पीवी रेशियो बता दिया है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, बोलो कैसे निकालोगे। बोलो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये है क्वेश्चन। 50 रुपीज। 50 रुपीज होगा। देखो अगर मेरा मार्जिनल पीवी रेशियो 60% है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि मेरा सीवी रेशियो कितना होगा, 100, हाँ 40%।
100 माइनस 60 यानी कि 40%। अब ये 40% किसके साथ इक्विवेलेंट है? इसका मतलब तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया कि सेल रुपीज अगर 40 है, 100 है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 40 है। तो ये 40% सेल का 40% वेरिएबल कॉस्ट है, और मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है 20। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि, बोलो क्या बोल सकते हैं, 20 किसके साथ इक्विवेलेंट है? 40%। 40%। तो फिर 100% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कितना आ रहा है इसमें? आ रहा है 50। 50 आंसर है, आना हाँ चाहिए। मैम 50 है। ठीक है, तो फिर लिख देते, ₹50। सेलिंग प्राइस पूछा था तो ये ₹50 आ गए। ठीक है। और भी दूसरा तरीका हो सकता है निकालने का, जैसे देखो और एक तरीके से भी निकाल सकते हो, दिखा देते हैं। मतलब ऐसे दिमाग में आया तो हम बता रहे, देखो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से कि यही करना है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो 60/100 कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो 60/100, इसको 0 0 हटा के 6/10 कर लेते हैं, और सेल्स जो है मुझे नहीं पता, वही निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट है 20 डिवाइडेड बाय सेल्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 10 इंटू एस माइनस 20 इक्वल टू 6s। तो 10s माइनस 6s इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा 4s इक्वल टू 200। तो एस इक्वल टू 50, ऐसे करके भी आ जाएगा, जैसा निकालना चाहिए। सेकंड, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है कंपेयर टू ये वाला। ये कितना आसान है, जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहा है द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स मतलब सीवी रेशियो, द ब्रेक इवन पॉइंट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल, फाइंड द कैपेसिटी सेल। मतलब जो भी इनका कैपेसिटी है सेल का, उसके हिसाब से इनका बीपी है 60%। हमें बोला है कि फिर इसका कैपेसिटी सेल कितना है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 है। ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल। तो मुझे क्या सबसे पहले निकालने बोला है? सेल्स। जब फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000 तो सेल कैसे निकालोगे? मेरे पास अवेलेबल है चार डेटा। एक है मेरा वेरिएबल सीवी का, सीवी है 70%, दूसरा है मेरा ब्रेक इवन 60%, और फिक्स्ड कॉस्ट 90,000। तो बोलो कैसे करके सेल्स निकालोगे? देखो क्या क्या अवेलेबल है, पहले वो लिख लेना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सीवी रेशियो, सीवी है मेरा 70%। ठीक है, बीपी कितना है? बीपी है मेरा 60%, और ये सभी सेल के ऊपर होता है। देखो ये दोनों बात हमें गिवन है क्वेश्चन में। और फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000, बस यही दिया हुआ है। मुझे बोला है कि अगर जिस सेल का वेरिएबल कॉस्ट 70%, ब्रेक इवन सेल 60% है, और फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 है, वो सेल कितना है ये निकालने के लिए बोला है। तो इसी तीन डेटा से ही हमें निकालना पड़ेगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या हम लोग ब्रेक इवन सेल्स का यूज करके निकाल सकते हैं या किसी और तरीके से? तो देखो जो डेटा है उसी से निकालना चाहिए ना। तो देखो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि मेरा ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट है 60%। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला अगर रुपीज में देखें तो वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, पीवी रेशियो। ठीक है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 90,000। बोलो पीवी रेशियो कितना होगा? अगर सीवी 70% है तो पीवी कितना होगा? 30%। 30% हो जाएगा। 100 माइनस 70 यानी कि 30% हो जाएगा। तो इसका 30% से डिवाइड करके बता दो कितना हो रहा है। 90,000 का 30, 90,000 बाई 30%, 3 लाख। 3 लाख। तो फिर ये मेरा ब्रेक इवन सेल्स आ गया, बट मुझे टोटल सेल्स पूछा है। ठीक है, ये मेरा ब्रेक इवन सेल्स आ गया, और ये ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज मुझे पता है 60%। तो 60% अगर 3 लाख है, मैंने 30,000 लिख दिया है, 3 लाख है, तो फिर 100% कितना होगा? उसी से मेरा सेल्स निकल जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी सेल कितना होगा? 3 लाख
डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100%। 5। 5 लाख, ठीक है। तो ये आ गया टोटल कैपेसिटी से। और पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा अगर ऐसा ही कुछ पूछा था ना, 75% कैपेसिटी से। हाँ, 75% अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, कैपेसिटी सेल कर रहे हैं, मतलब हमारा जो भी सेलिंग कैपेसिटी है, अगर हम लोग उसका 75% बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा ये निकालना है। तो प्रॉफिट निकालो, हम इतना बोल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेन फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हो। मतलब हम ये बोल रहे हैं सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट करके भी निकल जाएगा, मुझे लग रहा है। जितना चेक करके देखो तो सेल्स कितना है, सेल्स हो जाएगा मेरा, टोटल सेल्स होता है 5 लाख, मुझे 5 लाख का कितना सेल करने के लिए बोला है? 75% बोला है, तो कितना हो जाएगा? 3,75,000। तो उसके ऊपर निकालो। तो ये देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेल कितना है, 5 लाख का 75% अगर हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट फिर कितना हो जाएगा, 5 लाख का जितना सेल है उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है हम लोग का? वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? 70%। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 70% है, हमें तो सिर्फ सेलिंग कैपेसिटी चेंज करने बोला है, तो चेंज कर रहे हैं वो वाला। तो 5 लाख का 75% बेचेंगे, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टू सेल लैक्स वैल्यू का 70% है, बोलो। 3 लाख 2,62,500। है, 2,62,500, मतलब 3,75,000 का 70%, मतलब बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट किस पे लगेगा, सेल वैल्यू पे। सेल वैल्यू मेरा कितना है, ये 5 लाख का 75% इस बार मेरा सेल वैल्यू होगा, है ना। अब इस पे कितना लगाना पड़ेगा, जो मेरा परसेंटेज है, यानी कि 70%। और फिक्स कॉस्ट उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस होगा, चाहे कितना भी कैपेसिटी लेवल यूज करो। फिक्स कॉस्ट 90,000, ये मुझे क्वेश्चन दे रखा था ना। तो 3,75,000, 3,75,000 का 70%, 2,62,500 माइनस 90,000। तो कितना आ रहा है? 22,500। 22,500। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट, 22,500। अच्छा, बस इतना ही पूछा था। अच्छा, अभी यहाँ पर दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट इतना, बीपी इतना। फिर डिटरमाइन सेल्स व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इतना, प्रॉफिट इतना, बीपी इतना। ठीक है, तो निकालो, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर लेते हैं इक्वल टू प्रॉफिट। देखते हैं इससे निकलेगा कि नहीं, निकल जाना चाहिए जो डेटा मुझे दिखा। तो सेल्स है 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, सेल्स है 2 लाख, और फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000, और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। निकालो। बीपी दिया है 1,60,000, बीपी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं पता है, बीपी का यूज करके हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, तो उससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखो इस तरीके से भी हो जाएगा, ये देखो बीपी लिख दिया, तो इसी तरीके से करके दिखा देते, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, बीपी क्वेश्चन में गिवन है, बीपी है 1,60,000, फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है 40,000, तो बोलो पीवी रेशियो कितना आ जाएगा?
इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। %25। 25%, ठीक है। तो सीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 75%, ठीक है। अब देखो ये सेल्स है 2 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 लाख का कितना परसेंट? 75%। 75% माइनस 40,000 इक्वल टू प्रॉफिट। अब देख लो कैलकुलेट करके प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000, और माइनस ये 2 लाख का 75% कितना होता है? 60, तो 1,60,000 कितना होता है? 1,50,000। अच्छा, तो प्रॉफिट 10,000। और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग ऐसे लिख ले कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, तो भी क्वेश्चन होगा। कैसे होगा? फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता है, फिक्स्ड कॉस्ट की जगह हम लिखेंगे 40,000। कंट्रीब्यूशन को कैसे लिखेंगे? सेल कितना है? सेल है 2 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट मेरा कंट्रीब्यूशन है? 25%। तो 25% मतलब कितना होगा बोलो? 2 लाख का 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब 50,000। तो 50,000 और 40,000 का गैप 10,000, ऐसे भी हो जाए। बोलो, समझ में आया मेरा बात? सीवी के जगह, हाँ सीवी के जगह पीवी से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ एक स्टेप कम निकालेंगे हम, ठीक है। वैसे भी करके देख सकते हो, घर पे कर लेना। बोला है फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, डिटरमाइन सेल्स। अच्छा सेल्स बताओ, जब फिक्स्ड कॉस्ट इतना, प्रॉफिट इतना, बीपी इतना, ठीक है। मतलब उल्टा बोला है, जैसे यहाँ प्रॉफिट बताओ तो सेम फॉर्मूले से निकल जाएगा इसका मतलब ना। देखो हमें या फिर थोड़ा आसान तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर बोला है कि सेल्स कितना होगा अगर फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया है 20,000। देखते हैं और कोई आसान तरीका है कि नहीं। प्रॉफिट और बीपी, वैसे ये आसान ही है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, ये हमें सबसे ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। बाकी कोई फॉर्मूला हम लोग चाहे तो थोड़ा बहुत इधर उधर भूल सकते हैं, बट ये तो बहुत नॉर्मल सा बात है, तो हमें याद रह ही जाता है। बीपी बोला है 40,000, ये इंफॉर्मेशन है, मुझे सेल्स निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो हम कितने तरीके से सोच सकते हैं कि मेरा बीपी मुझे गिवन है, ठीक है। तो ये बीपी पाने के लिए जितना सेल मैंने किया वो बीपी सेल होगा, फिर उससे हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसा करना चाहे। तो ऐसे कर सकते हैं, सेल्स इक्वल टू, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पीवी रेशियो। करने से मुझे सेल पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट 10,000, पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो हो जाएगा, देखो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और हमें एक फॉर्मूला पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने से भी कंट्रीब्यूशन आता है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर हम 100 नहीं करते हैं, क्या इस तरीके से मेरा निकल सकता है? देखते हैं ट्राई करके। तो ये हो जाएगा मेरा, कितना आएगा? 30,000 बाई 30,000, मतलब 30,000। नहीं, ऐसे करके तो नहीं निकलेगा, दोनों ही मेरा 30-30 आ जा रहा है, इस तरीके से नहीं निकलेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पीवी रेशियो मुझे निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, जो कि सेल्स तो मुझे पता नहीं है, तो हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? हाँ एक चीज हो सकता है, क्योंकि मुझे बीपी दिया हुआ है तो उससे हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ इससे निकल जाएगा ना पीवी रेशियो, बीपी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, क्योंकि ये 40,000 मुझे रुपीज में दिया हुआ है। तो देखो 40,000 इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो बोलो पीवी रेशियो कितना आएगा? 50%। 50%, ठीक है। पीवी रेशियो 50% आ गया। एक लाइन और लिख देते हैं।
तो यहाँ पर पुट करते हैं सेल्स इक्वल टू 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 50%, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 50%, तो 30,000 का 50% देखो कितना होता है। कितना होगा? 60,000 की 6 लाख कितना हो रहा है? 60,000 ऐसे भी निकल जाएगा। और इसी फॉर्मूले से वो वाला भी आता है, वो मेन फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, वैसे भी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? सेल्स निकालना है मुझे, मान लेते हैं सेल्स मेरा एक्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट मेरा ये 50%, अगर पीवी है तो सीवी भी 50% होगा, तो हम बोल सकते हैं एक्स इंटू 50% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 20,000 और प्रॉफिट मेरा 10,000। ये सब गिवन है ना? तो अब देखो ये जो x माइनस एक्स इंटू 50% मतलब 1 - 0.5 मतलब 0.5 ही आएगा, 0.5x, और ये हो गया 30,000। तो वही चीज हो रहा है, 30,000 डिवाइडेड बाई 50%, मतलब 0.5 का मतलब ही 50%, 50/100 करके देखो 0.5 आता है, तो ये 60,000 इस तरीके से भी निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक तरीके से भी निकल सकता है, ये देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को लिख दो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन कितना है? 50%। तो सेल्स अगर मेरा एक्स है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो मेरे पास प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है, प्रॉफिट है मेरा 10,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 20,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा मेरा 30,000। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि ये 30,000 मेरा इक्विवेलेंट टू 50% है, क्योंकि पीवी रेशियो तो मुझे कंट्रीब्यूशन ही बताता है ना। तो फिर 100% इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो 100% मतलब सेल निकल जाएगा। तो फिर 30,000 बाई 50% इंटू 100% करने से भी मेरा 60,000 आ जाएगा, तो इस तरीके से भी सेल्स निकल जाएगा। तो देखो अलग अलग यूज हो जाएगा, किसी बहुत सारे फॉर्मूले से आंसर आ सकता है, या फिर हो सकता है सिर्फ एक ही से आया, डिपेंड करता है कि कैसा हमें क्या डेटा गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से, 3 तरीके से निकल गया, जिसमें से 2 तो मेरा ये मेन इक्वेशन वाले फॉर्मूले से ही निकल गया। ठीक है। अच्छा, अब 4th नंबर देखो, यहाँ पर बोला है, बोल रहा है कंपनी हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर इफ द सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 15 एंड 12। सेलिंग प्राइस 15 रुपए, मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट 12 है। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? अलग अलग फॉर्मूला है, जैसे एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे निकल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना बोला है? 50,000, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 3, तो 3 से डिवाइड करने से कितना आता है? पॉइंट में आएगा मेरे हिसाब से। कितना आएगा? 16,667। 16,667 यूनिट। ठीक है, अब इसका रुपीज में अगर निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज ऐसे आ जाएगा, 16,667 जितना है कैलकुलेटर में पूरा रहने दो, इंटू 15 करके देख लो कितना आ रहा है। 2,50,000। और प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो अगर कर लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब 3 डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 20%, तो देख लो कितना आएगा, 2,50,000। ठीक है, इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तुम लोग करके देख सकते हो, ये सब आराम से किया जा सकता है, लाइक 5, 6।
ठीक है 7 ये सब जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। एटलीस्ट 8 तक तो कर ही सकते हो, उसके बाद भी किया जा सकता है बट थोड़ा बड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन वो करके देख सकते हो। काफी सारा क्वेश्चन है, टाइम लगता है इस टॉपिक में। देखो कितना सारा क्वेश्चन है, और एक केस सिनेरियो भी इसमें ऐड होगा जो कि ऐड नहीं है। ठीक है।